अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप सभी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं हूँ आपके साथ आरती और श्रोताओं, मैं हूं अमित। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। किसान की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम नए नए विषयों को लेकर आते हैं, जिसके बारे में हमारे विषय विशेषज्ञ श्रोताओं को जानकारी देते हैं। और आज भी कुछ हम एक नया विषय ही लेकर आए हैं। जी हाँ, हमेशा की तरह एक ऐसा विषय जिसके बारे में आपको ढेर सारी जानकारियां मिलेंगी और ढेर सारी बातें आप कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीष्मकालीन मूंग बीन की खेती के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल आरती, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस विषय में हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल चौधरी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। चूंकि ये आरती एक फोन इन कार्यक्रम है, तो हमारे टेलीफोन नंबर जो हैं वो श्रोता नोट कर लीजिए, हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। 234-210-89। जी हाँ, और आप चाहें तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप कीजिएगा GOLD गोल्ड, स्पेस दीजिएगा, अपना मैसेज टाइप कीजिएगा, स्पेस देकर अपना नाम और अपनी जगह के नाम के साथ हमें 53010 यानी कि 53010 पर भेज दीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, अब चूंकि कार्यक्रम शुरू हो गया, आप भी आ चुके हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बुवाई जो है, ग्रीष्मकालीन मूंग बीन की खेती की बुवाई, उसका सही समय क्या होता है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर आपने। और आज हम लोग बात भी उसी विषय पे करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपने सवाल किया कि मूंग बीन की बुवाई के लिए उचित समय क्या है, तो यही दिन है, यही हफ्ता जो है वो, अगर हम उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो जो पहला हफ्ता मार्च महीने का है वो अति उत्तम है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा मध्य भारत की तरफ, तो हम लोग जो है वो 10 अप्रैल तक जो है, या 7 से 10 अप्रैल तक जो है हम लोग जा सकते हैं जी। तो ये बुवाई का पूरी रेंज है। लेकिन उत्तर भारत के 4-5 राज्यों की बात करें, जैसे कि हम लोग बात करते हैं पंजाब की, हरियाणा की, NCR दिल्ली की, वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं वेस्ट बंगाल के जो निचले गंगा मैदानी क्षेत्र हैं, या हम लोग ईस्टर्न यूपी की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, तो जो पहला हफ्ता है आप लोगों का मार्च का, वो सबसे उत्तम है। जैसे जैसे आप डिले करते जाते हैं वैसे वैसे जो है वो आप लोगों का आगे पैदावार पे फर्क पड़ता है। तो ये मान के चलिए कि शुरू के जो है ये हफ्ता और 15 दिन जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो डॉक्टर साहब, बुवाई के समय हमें किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए? बुवाई की जैसे जिन बातों की आप बात कर रहे हैं, पहले तो ये बात है कि हम लोगों को ये विंडो देखनी है कि किस में पे जो है हम लोग जो है वो बुआई कर रहे हैं जी। तो जैसे ही हम लोगों ने पिछली फसलें लगाई हैं, तो क्या करते हैं हमारे उत्तरी भारत में किसान मैदानी क्षेत्रों में, जैसे गेहूं कटती है उसके बाद जो है वो आप लोग इसकी बुआई करते हो। अच्छी बात है, ग्रीष्मकालीन समय में हम लोग एक एक्स्ट्रा जो है वो दलहनी फसल ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें जैसे ही खेत खाली होता है, मार्च महीने में अगर कोई खेत खाली हो रहा है और आप लोगों का आगे कोई प्लान नहीं है उसमें, क्योंकि आपने फिर उसमें खरीफ सीजन की ही फसल लगानी होती है, तो जैसे खेत खाली तो तुरंत उसकी आप लोग बुआई करें, तुरंत उसकी आप लोग जुताई करें, और उसके बाद जो है आप लोग उसमें
इसकी बिजाई कर दें। जी जी। और बिजाई करने के लिए फिर वो किस्मों का चयन करना बहुत जरूरी है। अब ये किस्में कौन कौन सी हैं ग्रीष्मकालीन के लिए? जी जी। जैसे कि हम लोगों की पूषा विशाल है, पूषा रत्ना है, फिर एक पूषा की नई वैरायटी आई है 1431, या फिर अगर हम बात करें तो पंत मूंग की 2-3 सीरीज हैं, पंत जी, जी। मूंग 3 है, 8 है, इनको लगा सकते हैं। फिर उसके बाद एक वर्षा है, और पंजाब रीजन के लिए एक पुरानी वैरायटी थी, उसको जो है SML जो है 668 के नाम से जानी जाती है। तो ये जो आप लोगों की किस्में हैं, ये 60 से लेके 70 दिन ऑन एन एवरेज 65 दिन में तैयार हो जाती है। तो वही चाहिए हमें। तो वैरायटी का चयन बहुत जरूरी, बिजाई किस्में, वैरायटी का चयन, और आप लोगों का वो आगे किस्में पे पकड़िए ताकि अगली वाली फसल भी प्रभावित ना हो। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो आरती मैम, नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, अमित जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार आपको, और आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं विपिन कटारे बात कर रहा हूँ, ग्राम गौर झमर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से। जी विपिन जी, पूछिए अपना प्रश्न। सवाल ये था मैडम कि जो बरसात में यानी जो खरीफ की फसल में मूंग लगाते हैं, क्या वो किस्म लगा सकते हैं अभी? और दूसरा प्रश्न ये था मेरे का कि जो सागर में ये किस्म है मेरे पास जो अभी फिलहाल में मौजूद है विराट, तो क्या इसको भी लगा सकते हैं या फिर दूसरी कोई किस्म लगा सकते हैं? जैसा कि एक तो पहले नमस्कार जी आपको। आप मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं और मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा था। तो पहले तो आपकी मैं वैरायटी के बारे में बात करता हूँ। वैरायटी अच्छी है आपने जो लगाई हुई है, लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना कि जब भी आप ग्रीष्मकालीन अगर लगाना चाहें तो शॉर्ट ड्यूरेशन आपको वैरायटी चाहिए होगी, जो कि 60 से 70 दिन या 65 दिन तक जो है वो पक जाए, ताकि आपकी जो है खरीफ वाली फसल प्रभावित ना हो। रही बात खरीफ में मूंग भी लगाने की वैरायटी के लिए, तो उसको आप लोग मेज के साथ या किसी फसल के साथ इंटर क्रॉप में अंतर फसलीकरण में लेते तो कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। क्योंकि जो आप लोगों की खरीफ की जो फसल है, जैसे मक्का की बात करें तो आप लोगों का अक्टूबर और आप लोगों के नवंबर तक भी पहले हफ्ते तक चलती है। तो अगर किसी भी ड्यूरेशन की वैरायटी लेते हैं तो वो पक जाएगी और उसको आप लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा वैरायटी की, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी की मूंग बीन का कोई ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। जी, तो उम्मीद है इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि अभी हमारे श्रोता ने भी पूछा कि कब लगा सकते हैं, जायद के बारे में बात की उन्होंने, या ग्रीष्मकालीन की बात की। तो इसकी जो खेती हमें जहाँ तक आप लोगों से पता चला है कि ग्रीष्मकालीन होती है या बरसात पर आधारित ज़्यादा अच्छी होती है, तो कब ज़्यादा इसका अच्छा समय होता है, इसके बारे में हम आपसे पूछेंगे। लेकिन एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी अपना नाम बताएं और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी योगेश जांगड़े, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से। जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी मतलब अभी जैसे हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में है, तो इसके लिए बढ़िया सा बीज कौन सा होगा और ये कितने दिनों में काटने के लायक हो जाएगा? भाई साहब, जैसे आपने बोला कि आप छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं, तो आपके एरिया के लिए मैं वैरायटीज आपको बता रहा हूँ। एक तो आप नोट करिए, एक पूसा 1431 और पूसा विशाल और पूसा रत्ना, ये 3-4 वैरायटी जो हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को एक वर्षा भी है, अगर वो भी मिल जाती है तो उन वैरायटियों को आप लोग लगा सकते हैं। ये आपके एरिया में 60 से 65 दिन में आप लोगों की पक जाएगी। अगर आपका खेत अभी खाली है तो आप तुरंत जुताई करके इसकी बिजाई कर दें। ठीक है सर। और ये आपके उस एरिया में 65 के दिन, 60 से 65 दिन, अगर आपका थोड़ा टेम्परेचर डाउन भी जाता है तब भी वो 70 दिन के अंदर अंदर वो आपकी पक जाएगी, और अगली फसल के लिए उसकी कटाई के बाद आप अगली तैयारी कर सकते हैं खरीफ की। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक संदेश आया है। दिलीप सिंह राजपूत हैं, ये लिख रहे हैं रतलाम मध्य प्रदेश से। लिखते हैं कि मुझे मूंग बोना है, तो कब से कब तक ये बो सकते हैं और कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी रहेगी? अच्छा दिलीप सिंह जी, जैसे मैंने आपको 2-3 वैरायटीज पहले बता दी, इन सभी वैरायटी को, जैसे SML 668 है आप लोगों की, पूसा की 3-4 सीरीज रत्ना है, आप लोगों को विशाल बताई मैंने, एक नई वैरायटी आ गई है 1431 जो कि येलो मोज़ेक जो मोज़ेक वायरस होता है उसके लिए रेजिस्टेंस है, और ऑलमोस्ट इन सभी वैरायटीज़ में रेजिस्टेंस है। इनको आप लोग ग्रीष्मकालीन समय में लगा सकते हैं। अब बात आती है कि लगाने का समय, तो आप लोगों का अगर खेत खाली है तो आप लोग मार्च के पहले हफ्ते से लेके 10 आपके अप्रैल तक जो समय है इसमें आप लगा सकते हैं। लेकिन आप जितना लेट करेंगे उसमें क्या होता है कि आपके एरिया में बहुत गर्मी पड़ती है। रतलाम की, जैसे आप मध्य भारत की बात करें, तो जब आप लोगों का फूल आने वाला समय होता है तो उस टाइम टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उस हीट की वजह से जो वेव चलती है उसकी वजह से क्या होता है कि फूल जो है उनकी ड्रॉपिंग हो जाती है,
और अगर फूल ड्रॉपिंग ना हो तो दाने का बनने का जो आप लोगों के पॉड में जो दाने बनते हैं वो नहीं बनते हैं, कम बनते हैं, और अल्टीमेटली आपकी पैदावार प्रभावित होती है। और उससे भी अगर आप लेट हो जाते हैं तो जब ये पकने का समय होता है तो बरसात की फुहारें आ जाती हैं और उसमें आपका जो है वो बीज और फलियां जो गल जाती हैं। तो जो सही समय है आप लोगों का, ऐसे समझ लो कि आपके इसमें मार्च महीने तक जो है आप लोग कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके। तो आप लोग अब विस्तृत मैंने बता दिया, आप समझ गए होंगे इस चीज को। एक श्रोता और जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में जी। अपना नाम बताएं और आप कहाँ से बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। जी, अपना प्रश्न पूछिए। और आपके पीछे जो रेडियो सेट चल रहा है उसकी आवाज को थोड़ा धीमा कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ जैसे बीज जो है बढ़िया कौन सा होगा, पैदावार अच्छा, और इसका नियंत्रण के लिए खरपतवार और दवा जो है इसका फूल के लगने के बाद फल के अच्छा पैदावार के लिए क्या चाहिए? अब देसी खाद डाल सकते हैं कि नहीं? अच्छा सर, आपने जो सवाल किया, पहले तो आप लोगों की वैरायटी की बात की। मैं 2-3 बार जो भी श्रोता सुन रहे थे उन्होंने यही सवाल किए कि वैरायटियों की कौन कौन सी हैं, तो मैंने आपको बता दी। पूसा सीरीज की 3-4 वैरायटीज़ हैं और इनका जो है अगला आपने अगर ग्रीष्मकालीन में लगा रहे हैं तो आप लोगों ने 20 से 30 किलो, ठीक है, अमूमन 25 किलो जो प्रति हेक्टेयर जो बीज है वो काफ़ी है। सीड को आपने ट्रीट करना है कार्बेंडाजिम के साथ 2 से 2.5 ग्राम पर किलो सीड। उसके अलावा आप लोग अगर खादों की बात कर रहे हैं तो एक राइजोबियम एक बैक्टीरिया आता है, उसका एक कल्चर मिलता है, उससे भी आप लोग जो है वो ट्रीट कर सकते हैं इसको, सीड को। और रही बात गोबर डालने की, तो आप लोग जो है अगर आपके पास सड़ा गला गोबर है तो मिनिमम आप लोग 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है वो सड़ा गला गोबर डाल सकते हैं। और उसके बाद जैसे आपने बुआई कर दी, गोबर डाला पहले, मिलाया और 2 हल दिए और आपने बिजाई कर दी जितनी मैंने मात्रा बताई सीड को ट्रीट करके। उसमें एक तो आप लोगों के उसमें कीड़े नहीं लगे, जो बीमारियां वो नहीं लगेंगी, और जो मैंने राइजोबियम कल्चर बताया उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प मिलेगी और पौधे को कुदरती तौर पे नाइट्रोजन मिल जाएगी। गोबर भी आपने डाला है। रही बात आपके अगले सवाल की जो आपने पूछा है कि खरपतवारों को कैसे आप लोगों ने ये रोकना है, तो उसके लिए जैसे बिजाई करते हैं तो 2 दिन के अंदर अंदर आपने एक पेंडिमेथिलिन नाम की दवाई मिलती है। ये 1 kg इसका जो अंश होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपने 750 लीटर पानी में मिला के जो है वो आपने स्प्रे करनी है। स्प्रे कैसे करनी है? बिजाई के 2 दिन के अंदर अंदर आपने पीछे की तरफ हटते हुए, क्योंकि ये तेली किस्म की इसमें लेयर बनती है खेत के ऊपर, अगर आप आगे करते जाएंगे तो वो फिल्म वो टूट जाएगी। तो पीछे करते हुए आपने आना और उसमें घुसना नहीं है। तो इससे जो आप लोगों का खरपतवारों का नाश हो जाएगा। आपने पूछा कि फल आने की अवस्था में, फूल आने की अवस्था में नहीं, इसको बिजाई के तुरंत 2 दिन के अंदर अंदर आपने करनी होती है इसकी स्प्रे, जो हर्बिसाइड होता है इसका। जी डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। अपने श्रोताओं को बता दें, आप सभी जुड़े हुए हैं कार्यक्रम किसान की बात के साथ, और आज चल रहा है विषय ग्रीष्मकालीन मूंग बीन की खेती। इसके बारे में आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 011-2342-1089, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और आप हमें SMS कर सकते हैं। गोल टाइप कीजिए, अपना संदेश टाइप कीजिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और हमें भेज दे 53010 पर। और आइए अब सुनते हैं एक जरूरी सूचना। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबद्ध, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सभी जुड़े हुए हैं कार्यक्रम किसान की बात के साथ, और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि आप सभी आज आपसे हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन मूंग बीन की खेती के बारे में। तो इससे जुड़े जो भी प्रश्न हैं आपको अभी हमने फ़ोन नंबर्स बताए थे, आप उस पर हमें फ़ोन कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, और हमारे जो यहाँ पर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिल चौधरी, इनसे बातें कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक जो जब हम मूंग की फसल की बात करते हैं तो इसमें एक आता है टीका लगाना, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो किस तरीके का टीका लगाया जाता है, या इसकी और क्या इसके शब्द हैं, किस तरीके से जाना जा सकता है, इसके बारे में कुछ इसके बारे में आरती, मुझे लगता है कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं।
नमस्कार। नमस्कार जी। जी, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गाजियाबाद, लुकमान नाम हमारा। जी लुकमान जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। हमारा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि मूंग जो आती है, एक तो फली तोड़ने वाली आती है जी, और एक फसल करने वाली आती है। ये जो वैरायटी डॉक्टर साहब ने बताई है पूसा फार्म से, ये कसने वाली है कि फली टूटने वाली है? बड़ा अच्छा सवाल किया है सर आपने। ये जितनी भी जो वैरायटीज़ हैं, ये जो नई वैरायटी जो मैंने बताई थी, ये पूसा 1431, इसमें जो आप लोगों के लगभग एक इस मई पे अंत में जो है वो आप लोगों की फलियाँ पकती हैं। इसको आप लोग ये जो दराटी के साथ काट सकते हैं। और जो बड़ी सारी जो फसलें, जो वैरायटी जो ऐसी हैं जिसमें जो है वो आप लोगों का फूल भी लगता रहता है और फलियाँ भी आपकी पकती रहती हैं, लगती रहती हैं। तो ऐसे में क्या करना है आपने कि उसमें जो ये जो वैरायटियाँ हैं, इनमें आपने उनको तोड़ते रहना है। और अंत में जाके आपको लग रहा है कि जब फलियाँ पकना कम होगी या फिर लगनी बंद होगी, तो उस टाइम आप लोग इसको जो है कटाई कर रहे हैं तो पशु के चारे के लिए, या फिर आप लोग इसको जोत भी सकते हैं खेत में, ताकि वो नाइट्रोजन जो है और वो कार्बन जो है प्रोवाइड कराती है। और जो कुछ एक जो नई वैरायटी जिनका मैंने जिक्र किया है, उनको एक ही टाइम पे सिकल से आप लोग काट सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जब भी हम लोग दलहनी फसलें, चाहे वो मूंग बीन है चाहे कोई और दलहनी फसल है, जब भी आप लोग खेत में उसको खाड़ रहे हों तो कृपया उसको दराटी से काटें। उसके जो अंश हैं या जिससे जो डंठल हैं, उनको जो है पूरा जड़ से ना उखाड़ दें, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, जो पौधों को नेक्स्ट फसल में जब वो सलते गढ़ते हैं तो अगली फसल को भी वो नाइट्रोजन मिलती रहती है। जी, एक और श्रोता हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। अपना नाम बताएं और आप कहाँ से बोल रहे हैं? के अवस्थी, गाजियाबाद से बोल रहा हूँ सर। जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर हम ये जानना चाह रहे थे, ये अब पीछे तो आपका वैसे मूंग का है, लेकिन ये हम थोड़ा किचन गार्डन करते हैं यहाँ पे पीछे, तो एक तो बेलदार सब्जियों के साथ हमें ये बीज नहीं मिलते राष्ट्रीय बीज निगम के गाजियाबाद में, तो उसके आने के लिए दिल्ली में बहुत दिक्कत होती है, ना पौध मिल पाती है, उसकी कोई व्यवस्था है कुछ सर क्या? सर बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। आप अच्छे किसान होंगे और किचन गार्डनिंग की बात कर रहे हैं आप। तो आपको मैं ये बताना चाहूँ कि भारत सरकार ने आपके हर जिले में, हर ब्लॉक में कृषि अधिकारी आपके बिठाए गए हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। वो आप लोगों को बीज मुहैया कराना, आपको उचित जानकारी देना उनकी ड्यूटी है। और हमें दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ आपका नज़दीकी कृषि कार्यालय है वहाँ आप जाइए, आपको बीज भी मिलेंगे सब्सिडाइज्ड वे में। अगर बीज वहाँ नहीं होंगे तो वो बीज जो अनुमोदित होते हैं, जो आपके कृषि विश्वविद्यालय है आपका या कृषि विज्ञान केंद्र है, वो भी अनुमोदित करवाते हैं। और जो है उससे लिखवा के आप प्राइवेट स्टोर से भी ले सकते हैं। तो इसलिए आपको जरूरी नहीं है दिल्ली आना है, आप लोग वहाँ अधिकारी से मिलिए और अपनी सलाह लेके अच्छी खेती करिए, किचन गार्डनिंग या फिर बड़े स्तर पर। तो उम्मीद है हमारे श्रोता को जो है वो संतोषजनक उत्तर मिल गया होगा। और चूंकि आरती, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बात बताई बहुत अच्छी ढेर सारी, तो क्यों ना हम श्रोताओं को बाजार के बारे में बता दें, क्योंकि बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जो किसान से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर इसके बारे में किसान को नहीं पता चले तो काफ़ी कुछ जो है वो छूटा सा नजर आता है। बेहद ज़रूरी है। तो आज़ादपुर मंडी से प्राप्त फलों और सब्जियों के भाव प्रति किलो दर से कुछ इस प्रकार है, जिसमें फलों के दाम में अमरूद 55 रुपये प्रति किलो, अनार 45 रुपये प्रति किलो, चीकू 28 रुपये प्रति किलो, अंगूर 50 रुपये प्रति किलो। सब्जियों में तोरी 20 रुपये प्रति किलो, टिंडा 40 रुपये प्रति किलो, हरी शिमला मिर्च 20 रुपये प्रति किलो। तो ये था आज का बाजार भाव। तो अमित, आपने बाजार भाव बताया और हमारी उम्मीद है जितने भी किसान भाई बहन सुन रहे हैं या जितने भी श्रोता सुन रहे हैं जो भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं, उनको मालूम पड़ गया होगा कि क्या कुछ वो जानना चाह रहे थे। और फिलहाल हम डॉक्टर साहब से अपने पुराने प्रश्न पर लौटेंगे। हमने टीकाकरण की बात की थी, तो कुछ ऐसा होता है या इसके जैसा मिलता जुलता नाम जिसे हमारे किसान भाई बहुत आम तरीके से जानते हों? बड़ा अच्छा सवाल किया मैडम आपने। और मैं जैसे कि भी किसान पूछ रहे थे, उन्होंने गोबर की बात की थी और मैंने एक साथ में बताया थी कि सीड को ट्रीट करना है राइजोबियम कल्चर के साथ, क्योंकि दलहनी फसलों के जो आप लोगों की जड़ें होती हैं उनमें गांठें होती हैं, उसमें एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो कुदरती तौर पे जो हमारे हवा में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो इसी के कल्चर को हम लोग टीका बोलते हैं किसानों की भाषा में। टीका मतलब कि उससे जो है तुरंत जो है वो पौधा जो है वो नाइट्रोजन नोड्यूल्स में जो है वो नोड्यूल्स बनते हैं और उसमें जो है वो अच्छा जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्स करना शुरू कर देता है, तो एकदम से पौधे की बढ़ती है। जैसे हम लोग मरीज को टीका लगाते हैं एकदम से वो
दुरुस्त स्वस्थ हो जाता है, जी। तो उसी तरीके से इसको टी का शब्द बोला गया है। और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन मूंग बीन की खेती की, तो ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों में ये फसल हो रही है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और गर्मियों की बात करें तो तापमान का बढ़ना शुरू हो चुका है। तो आइए आपको मौसम का हाल भी बता देते हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग के द्वारा ये हमें मालूम पड़ा है। मौसम सप्ताह के दौरान आसमान में हल्के बादल के छाए रहने की संभावना बनी हुई है। साथ ही दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और दिन का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बनी हुई है। एक बेहद खास बात आज आपको हम बताना चाहते हैं मौसम से जुड़ी हुई। आने वाले दिन यानी परसों 6 मार्च को 2020 6 मार्च बारिश, आंधी, तूफान और तेज हवा जिसकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की संभावना बनी हुई है। ये बारिश, आंधी आ सकती है, इसलिए आप थोड़ा अपनी फसलों को और सब्जियों में उचित प्रबंधन कर लें, ऐसा किसानों को कृषि भौतिकी संभाग द्वारा सलाह दी जाती है। तो आरती, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी किसान भाइयों को, किसान मित्रों को। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही मौलिक प्रश्न मेरे मन में काफ़ी देर से आ रहा है, चूंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आम तौर पर 65 से 70 दिनों में जो फसल जो है इसकी तैयार हो जाती है। मैंने अभी सुना है कि मूंग की किस्म ऐसी भी जो 55 दिनों में तैयार हो जाती है, इसके बारे में कुछ बताएं। बड़ा अच्छा सवाल है सर। दोबारा फिर मैं आपको ये कहना चाहूँगा, नई नई वैरायटीज़ आ रही हैं सर, क्योंकि ना ये प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमने शॉर्ट ड्यूरेशन मूंग बीन की जो वैरायटियां निकाली हैं वो ज़्यादातर 60 से 70 दिन की है। जी बिल्कुल। ज़्यादातर हो क्या रहा है कि हमारी जो है गेहूं, जहाँ जो वर्षाधारित क्षेत्र हैं या फिर जहाँ पर आपने पिजन पी लगाते हैं, आप लोग अरहर लगाते हैं खरीफ की फसल में, तो वहाँ के एरिया में या सब्जी लगाई होती है या कॉटन लगाई होती है, उन एरिया में वीट लगाना, जो गेहूं लगाते हैं वो लेट हो जाती है। और वो अमूमन क्या होता है, वो 10 या 15 अप्रैल के बाद जो है वो पकती है, उसके बाद हम लोग सोइंग करते हैं ये मूंग बीन की शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ की। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगली फसल फिर प्रभावित हो जाए, आप धान लगा रहे हैं या मक्का लगा रहे हैं खरीफ में, तो प्रभावित हो रही है। तो आज की स्थिति ये हो गई है कि हमें और छोटी वैरायटियां तैयार करने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि मैक्सिमम जो किसान हैं वो जा रहे हैं, आप लोग 3-3 फसलें ले रहे हैं एक साल में, तो हमें छोटी वैरायटियां अभी तक जो है वो हम लोगों ने 60 दिन तक ले आए थे। अभी 2-3 वैरायटीज जो हैं वो 55 डेज की आ चुकी हैं। लेकिन मैं ये आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, ये पूसा सीरीज की 1-2 नई आई हुई हैं वैरायटीज ये। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितनी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ हैं, एटलीस्ट मिनिमम पीरियड जैसे जो 60 दिन का या 65 दिन का, उनमें पैदावार जो है वो 1 टन से लेके 1.5 टन तक की आंकी गई है। अगर हाँ, इतनी गुंजाइश रहती है। लेकिन जितनी शॉर्ट ड्यूरेशन होगी और छोटी होती जा रही, उसमें थोड़ी सी पैदावार की कमी थोड़ी सी आ सकती है। कमी भी नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि उनका पोटेंशियल जो है 1 टन तक या 1.2 टन तक है, ये 10 से 12 क्विंटल जिसको बोलते हैं। तो हम लोगों को जो है ये प्रेशर तो है छोटी वैरायटीज को लगाने का, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग इसकी पैदावार को जो है वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, पैदावार कम कर रहे हैं। तो जो अमूमन जो भी निकली हुई हैं, जैसे पुरानी वैरायटी थी SML 668, इनकी पैदावार की क्षमता ज़्यादा है और आज भी वो कारगर हैं। पूसा विशाल है, पूसा रत्ना है, वर्षा है, ठीक है, ये अच्छी वैरायटी से हैं, तो किसान इनको लगा सकते हैं। हाँ, ये छोटी ड्यूरेशन की जो वैरायटीज़ हैं उनको वहीं लगाएं जहाँ आप लोगों को ये लग रहा है कि आपके पास जो खरीफ के लिए बड़ा कम समय बच रहा है, तो उन वैरायटीज़ को लगा सकते हैं हम लोग। तो मुनाफे की दृष्टि से जो है वो ये जो 60 से 70 वाली हैं, ये ज़्यादा उचित है। और डॉक्टर साहब, क्या इनको फसल चक्रों के बीच में लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हमने करना है। भारत सरकार का ये एक उन्होंने टारगेट रखा है भारत सरकार ने कि हमने फसल विविधीकरण करना है। और फसल विविधीकरण में क्या है कि हम लोग धान, मक्का या दूसरे सीजन में गेहूं लगा रहे हैं, हम लोग दलहनों को नहीं लगा रहे हैं। उससे क्या हो रही है कि हमारी जो मृदा शक्ति है खेतों की कम होती जा रही है। अगर हम लोग फसल चक्कर में दलहनी फसलें अपनाएंगे तो एक तो जो है वो आप लोगों का प्रेशर कम हो जाएगा, आप लोगों का जो है वो, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे तक जाती हैं, नीचे से पोषक तत्वों खींचती हैं, पत्तियां झड़ती हैं, वो आप लोगों का जैविक अंश जो ऑर्गेनिक मैटर वो डालती हैं। उसके अलावा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो गुण है, उससे जो है खेत में जो आप लोगों की उर्वरा शक्ति, नाइट्रोजन कंटेंट भी बढ़ते हैं। तो हमें फसल चक्र में बड़ा अच्छा आपने बताया कि इसमें जरूर डालना है, और दलहनों का फसली विविधीकरण में बहुत बड़ा योगदान है। जी डॉक्टर साहब, और जब बुआई के समय कहीं पर ऐसा भी होता है, कई बार बरसात के बाद भी लगाते हैं कई लोग, और कई लोग अब इस समय, क्योंकि आप बता रहे हैं ये समय तो है ही लगाने का, तो अगर लगा रहे हैं, मार्च की शुरुआत हो चुकी है, लगाना शुरू करेंगे, तो जो वहाँ की मिट्टी है उसमें नमी का होना ज़रूरी है या नहीं होनी चाहिए? किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए? सबसे बढ़िया जो इसके लिए मिट्टी है वो है दोमट मिट्टियाँ जैसी हैं। उत्तरी भारत की जो भी मिट्टियाँ मैदानी क्षेत्रों की सबसे बढ़िया हैं ये भी।
जी। और रही बात आपने नमी की बोला, तो क्योंकि हम लोग ग्रीष्मकालीन में लगाते हैं, नमी का बिल्कुल हमने ख्याल रखना है। बिजाई से पहले जब खेत तैयार कर रहे थे तो हमें एक प्री सोइंग इरिगेशन देनी है, खेत तैयार करना, उसके बाद हमने इसकी बिजाई कर देनी है। उसके बाद जैसे हमारी फसल 25 से 30 दिन की होती है, अगर खेत में बारिश नहीं हुई है और नमी का स्तर कम है तो एक हमें इरिगेशन उस टाइम पे देनी है। और अगर प्रेशर पड़ता है तो दूसरी इरिगेशन, जैसे फूल आने वाला जो समय होता है उससे 2-4 दिन पहले प्री फ्लावरिंग पे हमने एक इरिगेशन और देनी है। तो ये लगभग 2, अगर बारिश नहीं भी होती तो 2 इरिगेशन से, 2 सिंचाइयों से अच्छी पैदावार हमारी आ जाती है। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि मूंग बीन की जो खेती होती है उसमें किस किस प्रकार के रोग लगने की संभावना होती है? बड़ा अच्छा आपने ये मेरे से पूछा है। रोग, सबसे बड़ा जो रोग है इसमें, एक मूंग बीन येलो मोज़ेक वायरस आता है। अच्छा। और ये सारे किसान जानते हैं, उत्तरी भारत के क्षेत्र में जैसे गर्मी पड़ती है, बरसात में सबसे ज़्यादा आता है ये। इसमें क्या होता है कि पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसकी पहचान इसमें जो है, हाँ, पत्तियां पीली पड़, कई हरे पत्ते हैं, एक ही पौधे में कई हरे पत्ते होंगे और कई पीले पत्ते होंगे, और पौधे का साइज जो है वो छोटा हो जाता है, बढ़वार नहीं हो पाती है, या पत्ते जो है तुड़मुड़ जाते हैं, स्वस्थ पत्ते नहीं आते। ये सबसे बड़ा एक वायरस की ये जो बीमारी है। और इसके निदान के लिए जो भी मैंने आपको वैरायटीज बताई हैं, इनमें टॉलरेंस और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, इसमें जो है ये रोग नहीं आता है। अच्छा। जैसे आप लोगों की पूसा विशाल है, रत्ना है, पूसा, ये आप लोगों की 1431 जो आप लोगों की वैरायटी है, इनमें ये जो रोग है वो नहीं आता है। अगर कहीं से फिर भी अगर आ जाता है तो उन पौधों को जो है तुरंत आप उखाड़ के इनको खेत में दबा दें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप लोगों के जो पत्ती चूसक होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो एक से लेके वहां से वो वायरस को लेके दूसरी जगह जो है वो पौधों पे चले जाते हैं, फैला देते। जैसे जो है आज कोरोना वायरस की बात चली है, हम लोग सारा समाज डरा हुआ है पूरे विश्व स्तर पे, तो ये भी एक तरह का एक वायरस है। तो इसको एक पौधे से दूसरे पौधे पर जो है बचाने के लिए हमें जो है तुरंत जो पौधे हैं उनको खाड़ के दबा देना है। तो हमने इससे क्या होता है कि वो फल चूसकों के थ्रू नहीं जाते हैं। अगर आ भी जाते हैं तो हमें एक आध स्प्रे जो है वो एक उसकी पेस्टिसाइड की करनी पड़ती है, 2-3 रिकमेंडेशंस हैं उसकी, तो वो हमें करनी पड़ती हैं। तो बड़े अच्छा आपने। डॉक्टर साहब, एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा, जो कि घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो इशारा कर रही हैं कार्यक्रम समाप्त करने का, कि मूंग की आधुनिक विधि से खेती जो है वो कैसे की जाए, संक्षेप में बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल किया। एक तो हमें बिजाई के समय का ख्याल करना है, जो सही विंडो उस पर लगाना है। नमी के लिए मैडम ने आपको बताया था कि एक प्री सोइंग इरिगेशन, बड़ा अच्छा सवाल किया था। वैरायटीज का बहुत अच्छा ध्यान रखना है, उचित वैरायटी जो कि छोटे समय में 60 से 70 दिन में तैयार हो जाए। और आप लोगों को जो है टीकाकरण भी करना है, जो मैंने बताया राइजोबियम का। और आप लोगों को खाद्यों का और उर्वरकों का उचित ध्यान रखना है, और जो वायरस का बताया उसका भी निदान आपने करना है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी ढेर सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आर्टिकल के विषय के बारे में भी बता दिया जाए। जी हाँ, कल हमारे कार्यक्रम किसान की बात में विषय रहेगा जायद फसलों में जैव उर्वरक। इस विषय पर बात होगी डॉक्टर सीमा सांगवान से। जी, तो ये कार्यक्रम भी आप जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। दीजिए इजाजत अमित और आरती को। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी